नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मतगणना से पहले कोलकाता में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। स्ट्रांग रूम के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू। रैली, सभा, प्रदर्शन, जुलूस या किसी भी तरह की भीड़भाड़ पर लगी रोक। आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। लद्दाख दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा अर्चना की। कहा, अपने अवशेषों के रूप में यहीं उपस्थित हैं भगवान। बुद्ध के पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन को बताया अपना परम सौभाग्य। जबलपुर में हुए क्रूज हादसे की होगी जांच। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए आदेश। पीएम मोदी के साथ साथ राज्य सरकार ने मृतकों और घायलों के लिए किया आर्थिक सहायता का ऐलान। हादसे में 9 लोगों की मौत। सरकार का आम जनता को राहत देने की कोशिश। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ी कीमत के बावजूद घरेलू उपभोक्ता को राहत। पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम स्थिर। और वित्त मंत्रालय ने जारी किया मासिक जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा। अप्रैल में जीएसटी संग्रह बढ़कर 2,42,000 करोड़ के पार। पिछले वित्त वर्ष के इसी महीने के मुकाबले 8.7% की वृद्धि दर्ज। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पश्चिम बंगाल में मतदान के बाद बैलेट पेपर और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कोलकाता में भी मतगणना से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्ट्रांग रूम के आसपास 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस आयुक्त व कार्यकारी मजिस्ट्रेट अजय नंद के जरिए 30 अप्रैल को निर्देश जारी किए गए। कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में रैली, सभा, प्रदर्शन, जुलूस या किसी भी तरह की भीड़भाड़ पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। क्षेत्र में हथियार, विस्फोटक, लाठी, पत्थर, ईंट या किसी भी खतरनाक वस्तु को ले जाने पर रोक है। चुनाव आयोग की अनुमति के बिना कोई भी सामग्री उस क्षेत्र में नहीं ले जाई जा सकती। ड्यूटी पर तैनात पुलिस, केंद्रीय बल, चुनाव कर्मी और अधिकृत व्यक्तियों को इस आदेश से अलग रखा गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन के अनुसार मतगणना से पहले किसी भी गड़बड़ी या जोखिम से बचने के लिए ये सख्त कदम उठाया गया है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के हंगामे और धरना प्रदर्शन के कारण ही इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। उनका कहना है कि टीएमसी ने हार के डर से कोलकाता में कई जगहों पर स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा किया है। ये लोग हार रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में 4 तारीख को कमल फूल खिलने वाला है। बीजेपी सरकार आने वाली है। ये लोग हार रहे हैं। हार के डर से लास्ट वो अपना अस्तित्व रक्षा के लिए ये तृणमूल अपना अंतिम प्रयास कर रहे हैं। आज ये धरना पे बैठे हैं। 4 तारीख के बाद बंगाल की जनता, श्यामपुर की जनता इसको फुटपाथ पे बैठाएगी। गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ। आप जितना भी नाटक कीजिए, इस बार नाटक आपका कोई काम आने वाला नहीं है। जनता का जो अधिकार है, अधिकार का चोरी बीजेपी नहीं करने देगी इस बार। जो कल नाटकबाजी करने आए थे इस जहाँ पर स्ट्रांग रूम है वहाँ पर लोगों को लेकर के जबरदस्ती घुस जाना, जैसे टीएमसी का पुराना फितरत रहा है, उसी प्रकार से ये नाटक हुआ। साउथ कलकत्ता में भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ। किसी आने बिल्ली खम्बा नोचे और कुछ नहीं है। जिस जगह पर लोगों को जाना निषेध है, कैंडिडेट है वो जाए, 10 बार जाए, कोई असुविधा नहीं है। एक प्रकार से तैयार करना कि माहौल गर्म करना, इसको छोड़ करके और कुछ नहीं। तो लोगों ने भय छोड़ करके भरोसे का वोट दिया है। उससे उनका एग्जिट पोल निकल गया है कि वो अब सरकार में नहीं आ रहे। 4 तारीख को टीएमसी सरकार का विसर्जन हो रहा है।
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने झाड़ग्राम के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है और स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। लोग बाहर से भी इस निगरानी को देख सकते हैं। उन्होंने स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी के आरोपों को निराधार बताया है। लद्दाख के करगिल में डेयरी सेक्टर को बड़ी मजबूती मिली है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 TLPD डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया है। ये संयंत्र प्रतिदिन 10,000 लीटर दूध प्रोसेस करेगा। अमित शाह ने बताया कि सहकारिता मॉडल के तहत शुरू हुई ये पहल कारगिल की माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाएगी। करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हो रही इस परियोजना में अब स्थानीय स्तर पर पनीर और दही का उत्पादन भी होगा, जिससे बाहरी निर्भरता कम होगी। उन्होंने बताया कि ITBP और सेना के लगभग 18,000 जवानों की ज़रूरतें भी इसी प्लांट से पूरी होंगी, जिससे स्थानीय रोजगार और किसानों की आय को नई मजबूती मिलेगी। 25 करोड़ की लागत से जो नई शुरुआत होने जा रही है वो निश्चित रूप से करगिल की माताओं बहनों के लिए शुभंकर साबित होगी, ऐसा मुझे लगता है। आज लेह के लिए भी यहाँ के मिल्क प्लांट जो पहले से चालू है, इसमें प्रतिदिन 500 किलो पनीर इसके उत्पादन की व्यवस्था शुरू हो। ये दोनों प्रोडक्ट अपनी यूटी में बाहर से आते हैं, या तो एक प्रकार से आधुनिक यंत्रों से उसको बनाने की शुरुआत नहीं हुई और यहाँ ITBP और सेना बहुत बड़ा खरीदार है। 18,000 जवान यहाँ सीमा पर रहते हैं। उनकी दूध, दही और पनीर की पूरी व्यवस्था इस प्लांट से पूरी होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि लेह और कारगिल दोनों क्षेत्रों में डेयरी अवसंरचना को तेजी से विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लेह में जल्द ही 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला आधुनिक डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा, जबकि करगिल में बढ़े उत्पादन को लेह में प्रोसेस किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि इस पहल से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों की आय में इजाफा होगा। मित्रों, हम लद्दाख में भी डेयरी की जो अवसंरचना है उसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और कारगिल में भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लगभग लेह में आने वाले दिनों में 50,000 लीटर की क्षमता वाला, प्रतिदिन क्षमता वाला एक नया संयंत्र 70 करोड़ की लागत से हम जो लेह में लगाए, वो लेह में जो संभावनाएं बढ़ेगी इसका तो दोहन करेगा ही करेगा। अगर कारगिल में थोड़ा अभी लगाए संयंत्र से दूध बढ़ा तो वो लद्दाख अगर ले आकर प्रोसेस हो जाएगा। लद्दाख में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज भगवान बुद्ध अपने अवशेषों के रूप में स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने सभी को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए इस दिन को देश के लिए एक बड़ा प्रेरणा का स्रोत बताया। अमित शाह ने कहा कि 75 साल पहले जब ये अवशेष आए थे तब सड़क सुविधा न होने के कारण बहुत कम लोग इनके दर्शन कर पाए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है और लद्दाख और कारगिल के तमाम अनुयायी आसानी से इस आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। गृह मंत्री ने पवित्र अवशेषों को प्रदर्शनी के लिए रखे जाने को एक बड़ा सौभाग्य करार दिया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख को करुणा और ज्ञान की वैश्विक प्रयोगशाला करार दिया है। उन्होंने दलाई लामा के विचारों को उद्धृत करते हुए कहा कि ज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है और लद्दाख सदियों से इसका केंद्र रहा है। गृह मंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिया कि क्षेत्र का कोई भी अनुयायी दर्शन के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि दुनिया शांति के लिए बुद्ध के बताए मध्यम मार्ग को अपनाए।
लद्दाख की समृद्ध विरासत को रेखांकित करते हुए उन्होंने इसे बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रसार का मुख्य आधार बताया। जब दलाई लामा यहां आते हैं तो कहते हैं ये भूमि केवल भौगोलिक भूमि नहीं है, ये भूमि बौद्ध संस्कृति की और करुणा की जीवंत प्रयोगशाला है। ये भूमि पर ज्ञान का संरक्षण भी हुआ, ये भूमि पर ज्ञान का संवर्धन भी हुआ। जब भी बौद्ध धर्म पर संकट आए, इस भूमि ने बुद्ध के उपदेश को संरक्षित करने का काम किया और जब शांति काल आया उसको संवर्धित किए हुए, संरक्षित किए हुए ज्ञान को आगे बढ़ाने का भी काम किया। मध्य प्रदेश में जबलपुर के बरगी बांध क्रूज बोट घटना मामले में 9 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मौसमी चक्रवात के कारण दुर्घटना हुई। इस घटना में 29 लोग बचाए जा चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। राज्य के मंत्री धर्मेंद्र लोधी, राकेश सिंह, संजय दुबे, एडीजी और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी बचाव कार्य में जुटी हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का निर्देश दिया है। साथ ही घटना की जांच का ऐलान भी किया गया है। मौसमी चक्रवात के कारण से दुर्घटना घटी है। कल ही हमने हमारे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी, माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे एसीएस संजय दुबे जी, एडीजी और तमाम अधिकारियों के साथ आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमों को लगाया। उस घटना में लगभग 29 लोग बचाए गए हैं। 9 बॉडी मिली है। हमारा रेस्क्यू अभी चल रहा है। ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, त्वरित गति से बचाव दल लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाव पलटने से हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया, मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाव पलटने से हुई जानमाल की हानि अत्यंत दुखद है। दुखद दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। पीएमएनआरएफ की तरफ से जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर भारत मंडपम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान निदेशालय के कई अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ईडी के निदेशक राहुल नवीन ने ईडी की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, जिसमें बीते वर्ष की उपलब्धियों, प्रमुख कार्यवाहियों और चुनौतियों का विस्तृत विवरण दिया गया। पंकज चौधरी ने प्रवर्तन निदेशालय के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ईडी को अधिक शक्तियां इसलिए दी हैं जिससे देश में बढ़ते आर्थिक अपराधों में रोकथाम हो सके और अपराधियों को सजा मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में जब से देश की कमान संभाली है और राष्ट्र हित में कठोर फैसले लेने शुरू किए, तब से इस इकोसिस्टम की बुनियाद हिल गई है। अब ऐसे लोग एक ही रोना रोते रहते हैं कि साहब मोदी जी ने ईडी को बहुत पावर दे दिया है।
लेकिन ये लोग आधा सच बोलते हैं। पूरा सच ये है कि ईडी को शक्तियां वित्तीय अपराधों को कुचलने के लिए दी गई है, न कि किसी को निशाना बनाने के लिए। सवाल यह है कि ये शक्तियां क्यों जरूरी थी? क्योंकि देश में मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, बेनामी संपत्ति, कारपोरेट घोटाले और टेरर फंडिंग बढ़ रही थी। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता आशुतोष गवारीकर को गोवा में आयोजित होने वाले 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फेस्टिवल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आशुतोष का इफ्फी के साथ दशकों पुराना जुड़ाव रहा है और वो भारतीय सिनेमा में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। साल 2024 में हुए 55वें इफ्फी के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। वहीं बात यदि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की करें तो ये दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक है। भारत की सांस्कृतिक विविधता को एक धागे में पिरोते हुए शुक्रवार को दिल्ली में पद्मा डोरी का शानदार आगाज हुआ। ये पहल केवल एक ब्रांड नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की नज़ाकत और पूर्वोत्तर भारत की मजबूती के बीच एक सांस्कृतिक सेतु है। इस पहल की परिकल्पना पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन ने की है। इसका उद्देश्य एरी सिल्क को चंदेरी शिल्प के साथ जोड़ना है। लोग को जो है ऐसा जो चीज़ चाहिए जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो, है ना, और लोगों को जो एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसके डेवलपमेंट में कोई नुकसान, कोई परेशानी ना हो, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो अपना एरी से जो हम अहिंसा शिल्प बोलते हैं ये काफ़ी पॉपुलर होगा। हमारा प्रयास है कि हम ऐसा कुछ बनाएं जिसमें बहुत ज़्यादा यूटिलिटी आए, यूटिलाइजेशन हो काफ़ी क्वांटिटी में, ताकि हमारे जो रूरल जो लोग हैं, जो लोग वीवर्स है, जो कुकुन रेयरर्स है, फार्मर्स है, उनको बोल सके कि आप लोग खेती करिए, हम खरीदेंगे और हम लोग अपना ये जो एरी का जो काम है उसको पूरा दुनिया को बताएं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुंबई से 349 किलोग्राम हाई ग्रेड कोकेन जब्त की है। इसकी कीमत 1745 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई से बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर इस शानदार सफलता के लिए एनसीबी को बधाई दी और कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से ड्रग कार्टेल को कुचलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई से एक पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है। केंद्र सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और इस तरह की कार्रवाइयों के जरिए ड्रग्स के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत कर रही है। भारत सरकार लगातार ड्रग्स के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर रही है। 2025 में भी एनसीबी ने व्यापक मादक पदार्थ विरोधी अभियान चलाया था। इस दौरान 1,33,000 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई, जिनकी कीमत 2,000 करोड़ रुपए से अधिक थी। 77,000 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए गए, जिनका मूल्य 3,889 करोड़ रुपए था। इस दौरान 265 दोषियों को सजा भी मिली थी। इसमें 9 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। एनसीबी ने फरार तस्करों के खिलाफ 37 इंटरपोल नोटिस जारी किए थे और 5 अपराधियों को भारत प्रत्यर्पित किया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर बड़ी राहत भरी खबर है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस फैसले का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के असर से बचाना है। आधिकारिक बयान के मुताबिक देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें यथावत बनी हुई हैं, जिससे करीब 90% उपभोक्ताओं को राहत मिली है। वहीं 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा घरेलू उड़ानों के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले केरोसिन की कीमतें भी स्थिर रखी गई हैं। कुल मिलाकर करीब 80% पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि कुछ औद्योगिक
क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों की कीमतों में संशोधन किया गया है। बल्क और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया है, जो कुल खपत का एक छोटा हिस्सा है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एटीएफ और बल्क डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। जीएसटी संग्रह अप्रैल में 8.7% बढ़कर करीब 2,43,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। केंद्र सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल 2025 में सर्वाधिक संग्रह 2,23,000 करोड़ रुपए से अधिक दर्ज किया गया है। घरेलू बिक्री और खरीद से प्राप्त सकल राजस्व 4.3% बढ़कर 1,85,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जबकि आयात से जीएसटी संग्रह 25.8% की तेज वृद्धि के साथ 57,580 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। अप्रैल में रिफंड जारी करने की राशि 19.3% बढ़कर 31,793 करोड़ रुपए रही। रिफंड के साथ शुद्ध जीएसटी संग्रह 7.3% बढ़कर लगभग 2,11,000 करोड़ रुपए रहा। आज भगवान बुद्ध की 2570वीं जयंती यानी बुद्ध पूर्णिमा है। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञानोदय और महापरिनिर्वाण हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इस दिन विशेष रूप से बौद्ध मठों और मंदिरों में पूजा, उपासना और ध्यान साधना की जाती है। साथ ही बुद्ध के सिद्धांतों और उनके उपदेशों का पालन करने की शिक्षा दी जाती है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी नागरिकों और दुनिया भर में भगवान बुद्ध के फैले अनुयायियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि मानवता के लिए शांति, करुणा और सत्य का संदेश देने वाला पर्व है। इस दिन के महत्व को समझते हुए बौद्ध समुदाय और अन्य लोग सामाजिक कल्याण, शांति और सद्भावना की भावना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर अयोध्या में श्रद्धा और आस्था का संगम देखने को मिल रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु सरयू नदी के घाटों पर पहुंच रहे हैं। भक्त पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। घाटों पर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देश भर के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु इस पावन अवसर को श्रद्धा और उत्साह के साथ मना रहे हैं। उत्तराखंड में आदि कैलाश यात्रा आज से शुरू हो रही है। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने इस यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारी कर ली है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंजीकृत श्रद्धालुओं की यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी संबंधित विभाग और एजेंसियां सतर्क हैं। वहीं यात्रा मार्ग पर सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट आशीष भटगाई ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी संबंधित विभाग और एजेंसियां सतर्क हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। पश्चिम एशिया संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान समझौते के लिए बेताब है। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी खत्म करने का दावा किया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और हर तरह का इक्विपमेंट लगभग खत्म हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान की करीब 82% ड्रोन फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और वो डील करने के लिए बेताब है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी लंबे समय तक जारी रह सकती है। इस नाकेबंदी पर अमेरिका अब तक $25 अरब से अधिक खर्च कर चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान समझदारी से काम ले। अमेरिका का कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की शर्त पर ही युद्ध विराम हो सकता है। I mean, Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into the, but they cannot be nuclear. Other than that, but their Navy's gone, their Air Force is gone. Every ounce of any form of equipment practically is gone. You know, their drone factories are about 82% down, and their missile factories are almost 90% down. And many of the missiles have been knocked out. They used some, but we knocked out more than they used. And it's pretty amazing what's happening. They want to make a deal. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।